Now today we will start new chapter, chapter number 5, that is lines and angles. So the first definition is point. What is point? A point determines a location of any object or anything. Point को हम डॉट भी बोलते हैं. पॉइंट वो है, पॉइंट वो चीज़ है जिससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट की लोकेशन हम क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं, हम पता करते हैं. ठीक है. पॉलिटिकल में आपने जो वर्ल्ड मैप होता है उसमें भी देखा होता है डॉट, ये कैपिटल डॉट से ये रिप्रेजेंट करती है कैपिटल. ठीक है. स्क्वायर से ये माइंस. ठीक है. तो डॉट से क्या करते हैं, हम किसी भी पोजीशन या किसी भी प्लेस का हम उसकी पोजीशन लोकेशन हम डिटरमाइन करते हैं. ठीक है. जैसे ये क्या है, डायरेक्शन है नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ साउथ वेस्ट साउथ ईस्ट. ठीक है. अब मैंने हर पोजीशन में क्या यहाँ पे कोई स्टूडेंट रखे हैं. ठीक है. इस पॉइंट में नॉर्थ पॉइंट में रवि है, नॉर्थ ईस्ट पॉइंट में राहुल है, ईस्ट पॉइंट में शिप्रा है, साउथ ईस्ट पॉइंट में अतुल है, साउथ में टिया है, साउथ वेस्ट में पिया है, वेस्ट में टीना है और नॉर्थ वेस्ट में विवेक है. ठीक है. तो ये डॉट, जैसे ये डॉट है तो ये डॉट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि राहुल की पोजीशन कहाँ है अभी, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में. ठीक है. वैसे ही ये पॉइंट डिनोट कर रहा है कि जो रवि की पोजीशन है या रवि की लोकेशन वो कहाँ है अभी, नॉर्थ में. रवि मीन्स नॉर्थ में. ये डॉट रिप्रेजेंट कर रहा है कि विवेक अभी कहाँ पे है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में. वैसे ये डॉट रिप्रेजेंट कर रहा है कि टीना कहाँ है, वेस्ट डायरेक्शन में. ये पॉइंट क्या डिटरमाइन कर रहा है कि पिया कहाँ है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में. ये पॉइंट क्या डिनोट कर रहा है कि टिया कहाँ है, साउथ डायरेक्शन में. ये पॉइंट क्या डिनोट कर रहा है कि अतुल कहाँ है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में. तो पॉइंट क्या करता है, किसी भी प्लेस या ऑब्जेक्ट की आपको उसकी लोकेशन बताता है. ठीक है. जैसे मैप में देखा होगा ये डॉट है तो मीन्स इसके ऊपर लिखा होता है कि चक्रोता, ये मसूरी. तो मीन्स ये पॉइंट क्या बता रहा है कि चक्रोता इस जगह है या मसूरी इस लोकेशन में लोकेटेड है या इस मसूरी यहाँ पे है. ठीक है. तो पॉइंट से आप किसी भी प्लेस या ऑब्जेक्ट की आप उसकी लोकेशन पता कर सकते हो. नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन इज लाइन सेगमेंट. A part or position of a straight line shorter distance with two ends points is called line segment. It is denoted by AB, but line segment has definite. Line segment वो पार्ट होता है या पोजीशन होती है किसी भी स्ट्रेट लाइन की जिसकी दो एंड होते हैं. मीन्स लाइन सेगमेंट में उसके क्या होते हैं, दो एंड होते हैं, दो फिक्स एंड होते हैं, एक लेफ्ट एंड एक राइट एंड. ठीक है. और उस लाइन सेगमेंट की क्या होती है, एक फिक्स डेफिनेट फिक्स्ड लेंथ होती है, डेफिनेट लेंथ होती है. ठीक है. मीन्स अगर मैंने बोला कि ड्रॉ लाइन सेगमेंट ऑफ 5 सेंटीमीटर तो आप उसकी जो लेंथ होगी उस सेगमेंट लाइन सेगमेंट की वो कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर. ठीक है. लेकिन लाइन में क्या होता है, लाइन की लेंथ एक्सटेंड हो सकती है, इंक्रीज़ कर सकते हो आप उसको लेफ़्ट साइड से भी राइट साइड से. लाइन की कोई लेंथ फिक्स नहीं होती है, लेकिन लाइन सेगमेंट की जो लेंथ होती है वो फिक्स्ड होती है, डेफिनेट होती है. अगर मैंने बोला कि यू हैव टू ड्रॉ लाइन सेगमेंट ऑफ 10 सेंटीमीटर तो आप जो लाइन सेगमेंट ड्रॉ करोगे वो 10 सेंटीमीटर ही ड्रॉ करोगे. ठीक है. उसको आप एक्सटेंड नहीं कर सकते. तब मैं आपको बोलूँ ना कि आप ड्रॉ एक्सटेंड इट टू 5 सेंटीमीटर मोर. ठीक है. तो लाइन सेगमेंट की होती है जो लेंथ होती है फिक्स होती है. और लाइन सेगमेंट को डिनोट करते हैं हम ए बी. अगर लाइन का रिप्रेजेंटेशन करें हम ए बी से, उसको कैसे करेंगे, ए बी और ऊपर ये स्मॉल लाइन और दो डॉट. ये क्या हो गया, इसके दो एंड हो गए. ठीक है. एक लेफ्ट एंड और एक राइट एंड. ठीक है. ये फिक्स है, मीन्स ये लाइन फिक्स है. अगर मैंने 5 सेंटीमीटर की बोली तो ये लाइन सेगमेंट कितनी की होगी, 5 सेंटीमीटर की. अगर मैं बोलूँगा लाइन सेगमेंट 10 सेंटीमीटर की तो इसकी लेंथ कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर. ठीक है. आप इसको ना यहाँ से एक्सटेंड कर सकते हो ना यहाँ से. ठीक है. नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन इज लाइन. A line is obtained when a line segment is extended on both sides indefinitely. A line has no endpoints, that is, it do not have definite length. It is denoted by AB. ठीक है. और उसके ऊपर क्या होता है, ये लाइन और एरो दोनों साइड. एरो का मतलब जो दोनों साइड एरो है इसके एंड्स में, मीन्स ये लाइन को हम एक्सटेंड करते हैं इस साइड से भी और इस साइड से भी. क्या बोल रहे हो, लाइन इज ऑप्टेन व्हेन अ लाइन सेगमेंट. लाइन हमें कैसे मिलती है, जब हम लाइन सेगमेंट को, लाइन हमें कैसे मिलती है, लाइन हमें तब मिलती है जब हम लाइन सेगमेंट को एक्सटेंड करते हैं दोनों एंड से, लेफ्ट एंड और राइट एंड से इनडेफिनेटली. इनडेफिनेटली मीन्स अपनी मर्ज़ी से कितना भी आप उसको इंक्रीज़ कर सकते हो दोनों एंड से, लेफ्ट एंड से भी राइट एंड से भी. ठीक है. तो हमें क्या मिलती है, लाइन. और लाइन की कोई डेफिनेट लेंथ नहीं होती. जैसे मैंने बोला कि आपको लाइन ड्रॉ लाइन सेगमेंट ऑफ 5 सेंटीमीटर, तो मैंने आपको बोला लाइन सेगमेंट कितनी सेंटीमीटर ड्रॉ करनी, 5, तो उसकी लेंथ फिक्स है तो आप 5 की ड्रॉ करें. लेकिन लाइन की कोई लेंथ फिक्स नहीं होती, वो कहीं वो दोनों एंड से इंक्रीज़ कर सकते हो आप उसको. अगर
आप इसको इस एंड से भी इंक्रीज़ कर सकते हो कितना भी, और इस एंड से भी कितना भी इंक्रीज़ कर सकते हो। लाइन की कोई लेंथ फिक्स नहीं होती है, ठीक है। इट डू नॉट हैव डेफिनेट लेंथ। डेफिनेट मीन्स फिक्स्ड लेंथ नहीं होती है, लेकिन लाइन सेगमेंट की क्या लेंथ क्या होती है, फिक्स्ड होती है, ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन इज रे। रे इज़ अ पार्ट ऑफ अ लाइन विथ वन एंड पॉइंट इज कॉल्ड अ रे। अ रे कैन बी एक्सटेंडेड फ्रॉम वन डायरेक्शन ओनली। अब रे क्या होती है? रे एक लाइन है जिसको आप एक ही साइड से इंक्रीज़ कर सकते हो या एक्सटेंड कर सकते हो, ठीक है। और उसका जो दूसरा पार्ट होगा, पॉइंट होगा, वो क्या होगा, फिक्स्ड होगा, ठीक है। और वो एक ही डायरेक्शन में एक्सटेंड होगी। जैसे ये लाइन है ए बी, ये रे है ए बी, ठीक है। इसे ओ कर दो, चलो इसे ए कर दो, ठीक है। ओ ए रे है। अब इसका ये वाला पॉइंट क्या है, फिक्स्ड। लाइन फिक्स्ड पॉइंट हो गया, मीन्स आपको कोई इस साइड से इंक्रीज़ नहीं कर सकते। अगर आप इस पॉइंट को फिक्स्ड रखोगे तो आप इस लाइन को यहाँ से एक्सटेंड नहीं कर सकते, इस रे को, ठीक है। अगर इसको फिक्स्ड रखोगे तो यहाँ से एक्सटेंड नहीं होगा, अगर इसको रखोगे फिक्स्ड तो यहाँ से एक्सटेंड नहीं होगा, ठीक है। होल रे एक ही साइड से एक्सटेंड होगी, ठीक है। तो रे ओ है, ओ ए है, ये मेरा फिक्स पॉइंट है, ठीक है। मीन्स यहाँ से लाइन एक्सटेंड नहीं होगी इस साइड। अब कौन सा पॉइंट से एक्सटेंड होगी, जो येलो पॉइंट है, ठीक है। इस पॉइंट से आप लाइन को कितना, इस रे को कितना भी एक्सटेंड कर सकते हो, ठीक है। तो रे क्या होती है, रे एक लाइन होती है जिसका एक एंड पॉइंट फिक्स होता है और दूसरे पॉइंट से आप उसको एक्सटेंड कर सकते हो, ठीक है। अगर मैंने ये रे ली, मैंने आप इसका येलो पॉइंट अब फिक्स कर दिया, तो लाइन जो रे है अब यहाँ से एक्सटेंड होगी। आप इसको कितना भी एक्सटेंड कर सकते हो इस साइड से, क्योंकि येलो पॉइंट तो फिक्स है, ठीक है। अब जो भी इसकी लेंथ इंक्रीज़ होगी वो इस साइड से इंक्रीज़ होगी, ठीक है। वैसे ही इस रे में इसका येलो पॉइंट फिक्स है, तो अब इस रे की जो भी लेंथ इंक्रीज़ होगी वो इस साइड से इंक्रीज़ होगी। तो याद रखना, रे वो होती है जिसका एक एंड पॉइंट फिक्स होता है और दूसरे एंड पॉइंट से हम एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। Now next definition is intersecting lines. What are intersecting lines? When two lines cut each other at a point, they form intersecting lines, and the point at they cut each other is known as intersecting point. क्या intersecting lines क्या होती है? वो दो लाइन, जब दो लाइन आपस में एक दूसरे को कट करती है, ठीक है, तब वो लाइन क्या कहलाई जाती है, इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। और जिस पॉइंट में वो एक दूसरे को कट करती है उस पॉइंट को हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ठीक है। When two lines cut each other at a point, they form intersecting lines, and the point at they cut each other is known as intersecting point, ठीक है। जब दो लाइन एक दूसरे को कट करती है और जिस पॉइंट पर वो कट करती है उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, और उन लाइन को हम क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन। जैसे ये लाइन है, लाइन है ना, क्योंकि इधर भी क्या है एंड में एरो, इधर भी क्या एरो एरो। अगर एरो का मीन्स क्या होता है, दोनों साइड मीन्स ये लाइन है, क्योंकि आप इसको यहाँ से भी एक्सटेंड कर सकते हो कितना, इसको यहाँ से भी एक्सटेंड कर सकते हो। वैसे इस लाइन को भी यहाँ से भी कितना एक्सटेंड कर सकते हो और यहाँ से भी कितना एक्सटेंड कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं ये करता तो ये क्या हो जाता है आपका, ये हो जाती है आपकी लाइन सेगमेंट। अब लाइन सेगमेंट होगी तो आप इसको ना इधर से एक्सटेंड कर सकते हो ना इधर से। वैसे इस लाइन को भी ना इधर से एक्सटेंड कर सकते हो ना यहाँ से, क्योंकि लाइन सेगमेंट की क्या होती है, फिक्स्ड लेंथ होती है, ठीक है। लेकिन ये क्या है, लाइन है, तो आप इसको दोनों तरफ से, यहाँ से भी इसको इंक्रीज़ कर सकते हो, यहाँ से भी। वैसे इस लाइन को भी यहाँ से इंक्रीज़ कर सकते हो, यहाँ से भी। अब लाइन L1 और L2 एक दूसरे को कहाँ पे कट कर रही है, इस पॉइंट में। इस पॉइंट को मैंने मान लिया ये पॉइंट O है, तो ये O पॉइंट क्या हो गया इनका, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। जिस पॉइंट में दो लाइन एक दूसरे को कट करती है उस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट लाइन इज पैरेलल लाइन्स। When two lines do not intersect or cut each other, they are called as parallel lines. जब दो लाइन एक दूसरे को कट नहीं करती है तो उन लाइन को हम क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइन्स, ठीक है। Now next definition is transversal line. What are transversal line? A straight line which intersect two or more lines either parallel or non-parallel at distinct point is called transversal line. Transversal line क्या होती है, a straight line which intersect two or more lines either parallel or non-parallel at distinct point is called a transversal. वो लाइन जो दो या दो से ज़्यादा लाइंस को या तो हो पैरेलल हो या नॉन पैरेलल हो, उनको इंटरसेक्ट करती है, उस लाइन को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल। दो लाइन या दो से ज़्यादा लाइन, अब चाहे वो लाइंस पैरेलल हो या नॉन पैरेलल हो, उनको अगर जब कोई एक और लाइन इंटरसेक्ट करती है तो उस लाइन को क्या बोलते हैं हम, ट्रांसवर्सल। द लाइन दैट इंटरसेक्ट दोस लाइन इज नोन एज ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। अब जैसे
लाइन L1L और लाइन M के ये दो क्या है, पैरेलल लाइन है, ठीक है। और लाइन आपकी पैरेलल हो सकती है, नॉन पैरेलल कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो लाइन L और लाइन M क्या पैरेलल है। अब इसको जो थर्ड लाइन है वो इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये इंटरसेक्ट कर रही है ब्लू वाली लाइन, ये है आपकी ट्रांसवर्सल, जिसको मैं किसे नोट करा, T से। सो दिस इज़ दी ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। क्या कर रही है, इन दो लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है, दो या दो से ज़्यादा भी हो सकती है, 2 3 4 कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो ये जो लाइन है, ये थर्ड लाइन जो इंटरसेक्ट कर रही है दो लाइन को, इसको बोलते हैं हम ट्रांसवर्सल, ठीक है। दिस ब्लू लाइन इज नोन एज ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। अब देखो, जब भी दो या दो से ज़्यादा पैरेलल लाइन को कोई थर्ड लाइन दैट इज ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है, तो वेरियस एंगल क्या होता है उन लाइन के थ्रू उनका फॉर्मेशन होता है, ठीक है। जब भी दो लाइन या दो से ज़्यादा लाइन को कोई थर्ड लाइन को क्या बोलते हैं हम, ट्रांसवर्सल लाइन, वो इंटरसेक्ट करती है उन लाइन को, तो क्या होता है, वेरियस एंगल का फॉर्मेशन होता है। अब वो वेरियस एंगल कौन कौन से हैं वो देखो, मैंने इस वाले एंगल को दे दिया नेमिंग 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6, इसको 7, इसको 8। आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हो, आप इसको 1 दोगे, इसको 2 दोगे, इसको 3 दोगे, तो एंगल उसके अकॉर्डिंग इक्वल आएंगे, ठीक है। मैंने अगर ऐसे दे रखा है सीरीज में 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मेरे एंगल इनके अकॉर्डिंग आएंगे इक्वल, ठीक है। अगर आप यहाँ से 1 स्टार्ट करोगे, 2 3 4, तो आपके एंगल उसके अकॉर्डिंग इक्वल आएंगे, ठीक है। तो देखो, जब भी दो लाइन पैरेलल होती है, उसको थर्ड लाइन दैट इज ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है, तो वेरियस एंगल का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। अब कौन कौन से एंगल हैं वो देखो, पहला आता है करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और करस्पॉन्डिंग एंगल का फॉर्मेशन कब होता है, जब दो लाइन पैरेलल हो, थर्ड लाइन उसे इंटरसेक्ट करे, और थर्ड लाइन को क्या बोलते हैं हम, ट्रांसवर्सल, तभी करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं और फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है, 1 इज इक्वल टू 6, 1 इज इक्वल टू 5, 1 1 और 5 के करस्पॉन्डिंग एंगल हैं, और ये दोनों क्या होंगे आपस में इक्वल। फिर दूसरा करस्पॉन्डिंग एंगल होगा वो होगा 4 और 8, तो 4 भी इसके बराबर होगा 8। ये तो आ गया ट्रांसफर के लेफ्ट साइड वाले। अब तो ट्रांसफर के इस लाइन के राइट साइड वाले करस्पॉन्डिंग एंगल कौन से होंगे, 2 और 6 और 3 और 7। तो 2 किसके बराबर होगा, 6 के बराबर, और 3 किसके बराबर होगा, 7 के बराबर। तो कैसे याद रखना है, एंगल 1 किसके बराबर होगा, 5 के। तो अगर यहाँ पे 1 है और इसका जो भी नंबर होगा उसको स्किप करके यहाँ पे जो नंबर होगा, तो ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। तो एंगल 1 किसके बराबर है, 5 के, ठीक है। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5। फिर अब 4 का करस्पॉन्डिंग कौन होगा, 8, तो 4 इज इक्वल टू 8, तो 4 का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, 8, तो 4 किसके बराबर होगा, एंगल 8 के, ठीक है। ये हो गया लेफ्ट साइड की। अब राइट साइड में 2 का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, इस एंगल को छोड़ के जो ये वाला एंगल है, तो 2 का करस्पॉन्डिंग होगा 6, तो 2 इज इक्वल टू 6, ठीक है। अब 3 का करस्पॉन्डिंग क्या होगा, 6 छोड़ के ये 7, तो 3 का करस्पॉन्डिंग क्या होगा, 7, तो 3 इज इक्वल टू 7। ये इसके अकॉर्डिंग है, जैसे मैंने नंबरिंग करी। अब यहाँ पे आप यहाँ पे 2 देते और यहाँ पे 4, यहाँ पे 6 आता है, तो 2 किसके इक्वल आता है, 6 के। वो नंबर जैसे आप नंबरिंग करोगे उसके अकॉर्डिंग आपके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल आएंगे। मैंने यहाँ 1 दिया और यहाँ पे 5 आ रहा है, तो 1 किसके बराबर है, 5। अगर आपका 2 आता है और यहाँ पे आपका 4 आता है, तो आपका 2 किसके बराबर आता है, 4 के, ठीक है। वो नंबरिंग के अकॉर्डिंग करस्पॉन्डिंग इक्वल आएंगे। मैंने ऐसे दिए हैं तो मेरे इसलिए ऐसे आ रहे हैं, ठीक है। तो करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, 1 का करस्पॉन्डिंग एंगल 5 है, तो 1 किसके बराबर जाएगा, 5 के। 4 का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन है, 8, तो 4 किसके बराबर जाएगा, 8 के। अब ट्रांसफर के राइट साइड 2 का करस्पॉन्डिंग क्या एंगल 6, तो 2 किसके बराबर जाएगा, 6 के। 3 का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, 7, तो 3 किसके बराबर जाएगा, 7 के। तो ये तो हो गया करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। अब सेकंड जो आते हैं वो है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऑल्टरनेट जितने भी जेड शेप में बनते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इंटीरियर इसलिए बोल रहे हैं लाइन के, दो लाइन के अंदर बन रहे हैं इसलिए इंटीरियर। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या है, जो भी एंगल जेड शेप में होंगे उन्हें क्या बोलते हैं हम, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब देखो कौन कौन से हैं, ये देखो 3 और 5 ऑल्टरनेट जेड बन रहा है और दोनों क्या लाइन के अंदर हैं, तो 3 और 5 के ऑल्टरनेट। तो 3 का ऑल्टरनेट क्या है, 5, तो 3 किसके बराबर जाएगा, 5 के। फिर अब जेड एक ऐसा बन रहा है जेड, 4 का ऑल्टरनेट क्या है, 6, तो 4 और 6, 4 किसके बराबर जाएगा, 6 के। तो 4 और 6 भी क्या ऑल्टरनेट, 3 और 5 भी क्या ऑल्टरनेट। तो 3 इक्वल टू जाएगा 5 के और 4 इक्वल टू जाएगा 6 के। कैसे जाता है, ये फिगर है, ये देखो ये जेड बन रहा है, ये दो लाइन के अंदर एंगल बन रहे हैं जो इस साइड भी इस साइड भी। तो जेड बनाना है, पहले इस साइड से जेड, ये जेड, ठीक है। तो इसका 3 इसके बराबर जेड, तो ऑल्टरनेट एंगल एक 3 इक्वल टू 5 हो गया। अब जेड एक तरफ से ऐसे एक जेड ये बनेगा इस साइड से, तो 4 का ऑल्टरनेट क्या हो जाएगा, 6, ठीक है। तो 4 का ऑल्टरनेट 6 और 3 का ऑल्टरनेट 5, और इंटीरियर लें क्योंकि ये दो लाइन के अंदर बन रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए इंटीरियर, इंटीरियर मीन्स अंदर।
ठीक है, जो भी z शेप में। तो एक z ये, तो इधर से क्या आ रहा है 4 इक्वल टू 6, और एक z ये इधर से क्या आ रहा है 3 इक्वल टू 5। तो 4 इज इक्वल टू 6 और 3 इक्वल टू 5, ये हो गया आपके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। फिर आता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। जो भी एंगल एक्स शेप में होंगे, एक्स शेप में, एक्स अल्फाबेट के शेप में, वो सारे क्या होंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। जैसे 1 का वर्टिकल क्या होगा 3, तो 1 किसके बराबर होगा 3 के। 2 का वर्टिकल क्या होगा 4, तो 2 किसके बराबर होगा 4 के। 5 का वर्टिकल क्या है 7, तो 5 किसके बराबर होगा 7 के। 6 का वर्टिकल क्या है 8, तो 6 के बराबर होगा 8 के। आप इधर देखते हैं फिगर में, ये है। अब देखो ये एक्स बन रहा है, ये है इतना एक्स। तो 1 का वर्टिकल, 1 के सामने जो 1 का वर्टिकल 3, 4 का वर्टिकल 2, तो 1 किसके बराबर 3 के बराबर, 2 किसके बराबर 4 के वर्टिकल 4 के बराबर। तो ये हो गया वर्टिकल, ये ऊपर 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 साइड से। अब नीचे साइड से ये भी एक्स बन रहा है, ठीक है। तो 5 का वर्टिकल 7 और 6 का वर्टिकल 8, तो 5 किसके इक्वल 7 के, और 6 किसके इक्वल 8 के। तो एक वर्टिकल, दो वर्टिकल एंगल इक्वल यहाँ से आए और दो वर्टिकल एंगल इक्वल यहाँ से आए, ठीक है। तो 1 इज़ इक्वल टू 3 एंड 2 इज़ इक्वल टू 4, एक्स बन रहा है, ठीक है। और फिर एक नीचे से 5 इज़ इक्वल टू 7 और 6 इज़ इक्वल टू 8। जो भी 6 के सामने होगा वो उसका वर्टिकल, जो 5 के सामने होगा वो उसका वर्टिकल। यहाँ पे अगर 5 के लिए नंबर 4 होता है तो 5 का वर्टिकल 4 आता है, जैसे आप नंबरिंग करोगे, ठीक है। तो 1 इज़ इक्वल टू 3, 1 का वर्टिकल 3, 2 का वर्टिकल 4, 5 का वर्टिकल 7, ठीक है, और 6 का वर्टिकल 8। ये सारे आपके नंबरिंग पे डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे मेरी नंबरिंग यहाँ 1 के 3 आ रहा है तो मेरा 1 किसके बराबर 3 के, अगर मेरे यहाँ पे 5 आता तो मेरा 1 किसके बराबर आता 5 के, ठीक है। तो ऑल्टरनेट जेड शेप में जेड, जैसे हम जेड लिखते हैं, एक जेड ऐसे और एक जेड ऐसे, ठीक है। तो 3 के इक्वल टू 5 था ऑल्टरनेट में, और एक 4 इक्वल टू 6। वैसे वर्टिकल में एक्स शेप में 1 के सामने क्या था 3, तो 1 का वर्टिकल क्या हुआ 3 और 2 का वर्टिकल क्या हुआ 4। वैसे फिर नीचे साइड से 5 का वर्टिकल क्या हुआ 7 और 6 का वर्टिकल क्या हुआ 8, ठीक है। तो वर्टिकल अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं इक्वल, ऑल्टरनेट एंगल भी क्या होते हैं इक्वल, और करस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या होते हैं इक्वल। अब जो लास्ट एंगल है वो आपका को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल मीन्स दो ट्रांसवर्सल के, दो लाइन के अंदर बनेंगे, उनका सम कितना होना चाहिए, उनका सम कितना आता है 180। को इंटीरियर मीन्स लाइन के, दो लाइन के अंदर, ठीक है। को इंटीरियर देखो, तो को इंटीरियर के एंगल 3 + 6 उनका सम कितना देगा आपको 180। एंगल 4 + 5 = कितना देगा 180। ये मेरे नंबरिंग के अकॉर्डिंग आ रहा है एंगल। यहाँ पे आप अगर नंबरिंग जैसे करोगे वैसे आपके यहाँ पे एंगल की वैल्यू आएगी, ठीक है। तो एंगल 3 + 6 = 180, एंगल 4 + 5 = 180। अब देखो को इंटीरियर एंगल कौन से होते हैं। ये लाइन है ट्रांसवर्सल, तो इस ट्रांसफर के लेफ्ट साइड और ट्रांसवर्सल के राइट साइड। तो मैं लेफ्ट साइड वाले, पहले लेफ्ट साइड वाले एंगल की बात करूँ, तो दो लाइन के अंदर, ये दो लाइन के अंदर जो लेफ्ट साइड में कौन सा एंगल है 4 और 5, तो ये है आपके को इंटीरियर एंगल। फिर ट्रांसवर्सल के राइट साइड, दो लाइन के अंदर ट्रांसफर के राइट साइड में दो एंगल कौन से हैं 3 और 6, तो ये है आपके को इंटीरियर एंगल। तो 4 और 5 का सम कितना देगा 180, एंगल 4 + 5 = 180, और एंगल इस साइड से राइट साइड से एंगल 3 + 6 = 180। तो एक को इंटीरियर एंगल यहाँ से आया, 4 + 5 का सम कितना 180, और एक राइट साइड से आया 3 + 6 = 180, ठीक है। तो ये है को इंटीरियर। ये को इंटीरियर आप कैसे बनता है, ये देखो, एक आपका ये हो गया, ये ट्रांसवर्सल है, इस साइड से आपका क्या है एंगल 4, और यहाँ से आया आपका 5। तो इन दो का सम लेफ्ट साइड से 4 और 5 का सम कितना होगा 180। तो ये को इंटीरियर एंगल। और एक ये आपका 3 और एक 6, ये राइट साइड से आया, तो ये आपका को इंटीरियर एंगल। ये क्या ट्रांसवर्सल, ये भी क्या ट्रांसवर्सल, ये कॉमन ट्रांसवर्सल है। ये ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड, ये ट्रांसवर्सल के राइट साइड। तो लेफ्ट साइड से को इंटीरियर का सम कितना है 4 + 5 = 180, और राइट साइड से क्या है एंगल 3 + एंगल 6 = 180, ठीक है। Now next definition is complementary angles. What are complementary angles? Two angles are said to be complementary if their sum is equal to 90. क्या बोल रहे हैं, दो एंगल को हम तभी कॉम्प्लीमेंट्री कहेंगे जब उन दोनों एंगल को ऐड करके उनका सम कितना आना चाहिए 90, तब वो एंगल क्या कहला जाएंगे कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। टू एंगल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री इफ देयर सम इज इक्वल टू 90। दो एंगल को ऐड करके अगर उनका एंगल का सम 90 आ रहा है तो वो एंगल क्या होंगे कॉम्प्लीमेंट्री। एग्जाम्पल जैसे एक एंगल है Q1 और दूसरा एंगल है Q2, ठीक है। अब इन दो को ऐड करके इनका सम कितना आना चाहिए 90, तो ये एंगल क्या होंगे Q1 और Q2 और सेट टू बी कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। Q1 कोई एंगल है, उसकी कुछ और वैल्यू होगी,
Q2 कुछ और एंगल है, कोई और एंगल है, उसकी कुछ और वैल्यू भी, लेकिन उन दोनों की वैल्यू, उन दोनों एंगल की वैल्यू को ऐड करके कितना सम होना चाहिए 90, तो वो एंगल क्या कहला जाएंगे कॉम्प्लीमेंट्री। सो Q1 + Q2 = 90, ठीक है। ये होते हैं कॉम्प्लीमेंट एंगल्स। टू एंगल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री इफ देयर सम इज इक्वल टू 90। दो एंगल का सम अगर 90 आ गया तो वो एंगल क्या होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। तो Q1 + Q2 = 90, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल, एक एंगल ये है AOB, ठीक है। इसमें एंगल कितना है Q1 कितना है 30 डिग्री। दूसरा एंगल है MNQ, इसमें Q2 कितना है 60, एक एंगल 30 एक 60, इन दोनों को ऐड करके कितना बन रहा है, कितना सम आ रहा है Q1 + Q2 कितना आ रहा है 90, 30 + 60 कितना आ रहा है, जो नया एंगल फॉर्म हुआ क्या वो RSP, उसका सम कितना आ रहा है 90, तो Q1 + Q2 कितना आ रहा है 90। तो ये दो एंगल Q1 और Q2 क्या हैं आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री, क्योंकि इन दोनों एंगल का सम कितना आ रहा है 90, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री याद रखना बस, जिनका सम दो एंगल का सम 90 होता है उन्हें हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। Now next definition is supplementary angle. Two angles are said to be supplementary if their sum is equal to 180. दो एंगल को हम सप्लीमेंट्री तब कहते हैं जब अगर दो एंगल का सम ऐड करके कितना आना चाहिए 180, ठीक है। तो वो एंगल क्या होते हैं सप्लीमेंट्री। टू एंगल्स आर सेड टू बी सप्लीमेंट्री इफ देयर सम इज इक्वल टू 180। जैसे एक एंगल Q1 है और एक एंगल Q2, इन दो को ऐड करके इनका सम कितना चाहिए 180। सेम वैसे जैसे कॉम्प्लीमेंट्री में Q1 + Q2 कितना आना चाहिए 90 कॉम्प्लीमेंट्री के लिए, वैसे सप्लीमेंट्री के लिए Q1 + Q2 कितना आना चाहिए 180, ठीक है। अब Q1 है कोई एंगल है उसकी कोई वैल्यू होगी, Q2 कोई एंगल उसकी कोई वैल्यू होगी, लेकिन उन दोनों वैल्यू को ऐड करके कितना सम आना चाहिए एग्जैक्ट 180, ठीक है। अब जैसे XYZ एक एंगल है Q1, इसका एंगल कितना है 110, दूसरा एंगल है ABC Q2, इसकी वैल्यू कितनी है 80 डिग्री, ठीक है, सॉरी 70 डिग्री, ठीक है। तो 110 + 70 कितना दे रहा है आपको 180। तो अब नया एंगल बनाया, कौन सा बनाया MNP स्ट्रेट लाइन, इसका सम कितना आ रहा है 180। तो Q1 और Q2 अब को हम क्या बोलेंगे, ये दीज टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री बिकॉज द सम ऑफ दीज टू एंगल इज़ 180। Q1 + Q2, Q1 कितना 110, Q2 कितना है 70, तो 110 + 70 कितना दे रहा है आपको 180। तो ये एंगल क्या है सप्लीमेंट्री, ठीक है। जिन भी दो एंगल का सम 180 होगा वो क्या होंगे सप्लीमेंट्री, और जिन भी दो एंगल का सम 190 होगा वो एंगल क्या होंगे कॉम्प्लीमेंट्री। Now next definition is adjacent angle. What are adjacent angle? Two angles are said to be adjacent if they have common arm, comma, a common vertex and their non-common arms are on different side of common arm. Adjacent angle तो वो होते हैं adjacent angle वो होते हैं जब जिसमें टू एंगल्स आर सेड टू बी एडजेसेंट। दो एंगल को हम तभी एडजेसेंट बोलेंगे जब उन दोनों एंगल के बीच में एक कॉमन आर्म हो और एक कॉमन वर्टेक्स है, और जो उनकी नॉन कॉमन आर्म है वो क्या होनी चाहिए ऑन डिफरेंट साइड ऑफ कॉमन आर्म, ठीक है। उस कॉमन आर्म के डिफरेंट साइड होनी चाहिए वो नॉन कॉमन आर्म, ठीक है। नॉन कॉमन आर्म मीन्स जो कॉमन नहीं है उस एंगल के लिए। जैसे ये एंगल BOA, ठीक है। तो इसमें देखो ये एडजेसेंट एंगल है, एंगल 1 और एंगल 2 क्या है एडजेसेंट एंगल हैं। एंगल 1 तो अगर नंबर के अकॉर्डिंग बोलूँ तो एंगल 1 है, और अल्फ़ाबेट के नेमिंग के अकॉर्डिंग बोलूँ अल्फ़ाबेट के नेमिंग के तो एंगल कौन सा है BOC, ठीक है। और एंगल 2 बोलूँ नेमिंग के अकॉर्डिंग, ठीक है, नंबर के अकॉर्डिंग एंगल 2 है, और अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग एंगल AOC, ठीक है। अब जिस एंगल की बात करते हैं हम, जिसमें जहाँ एंगल बनता है उसको हम वो अल्फ़ाबेट कहाँ आता है बीच में। जैसे एंगल 1 कहाँ बन रहा है O पे, तो मैंने क्या लिखा BOC, तो यहाँ मैंने एंगल BOC लिखा, मीन जो बीच का अल्फ़ाबेट है एंगल यहाँ बन रहा है। वैसे एंगल AOC, तो एंगल कहाँ बन रहा है O पे, तो जो भी एंगल बनता है उसको अल्फ़ाबेट को हम कहाँ लिखते हैं मिडिल में, ठीक है। तो एंगल 1 और एंगल 2 एडजेसेंट है। कैसे एडजेसेंट एंगल वो होते हैं टू एंगल्स आर सेड टू बी एडजेसेंट इफ दे हैव कॉमन आर्म। कॉमन आर्म कौन सा होगा ये OC, ये कॉमन आर्म है। कॉमन मीन्स इस एंगल के लिए भी ये आर्म यूज़ हो रही है वाली लाइन रे, और इस एंगल 2 के लिए भी ये आर्म यूज़ हो रही है। मीन्स इस एंगल का फॉर्मेशन इस आर्म की हेल्प से हो रहा है 1 का, और एंगल 2 का भी फॉर्मेशन हो रहा है, एंगल 2 बन रहा है वो भी इसकी हेल्प से बन रहा है, इसी कॉमन आर्म की वजह से, ठीक है। कॉमन आर्म क्या है OC, तो ये कॉमन आर्म इज OC एंगल 1 के लिए भी काम कर रही है और एंगल 2 के लिए भी, ठीक है। और कॉमन वर्टेक्स, जो कॉमन वर्टेक्स क्या होता है, दोनों एंगल जो बन रहे हैं एंगल 1 और एंगल 2 वो कहाँ से बन रहे हैं, इनका कॉमन वर्टेक्स ओरिजिन कहाँ से है, कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं O से। इस एंगल के लिए भी
एंगल का वो जो कॉमन वर्टेक्स है जहाँ पे दो रे मिलती है वो क्या है ओ, और इस एंगल के लिए जहाँ पे दो रे स्टार्ट होती है यहाँ से मिलती है वो भी कहाँ है ओ। ये एक रे ये है, एक रे ये है, ये दोनों कहाँ पे मिल रही है ओ पे, ठीक है। तो एक रे ये है, एक रे ये भी कहाँ मिल रही है ओ पे, तो कॉमन वर्टेक्स है एंगल 1 और एंगल 2 के लिए ये जो ओ है ये कॉमन वर्टेक्स है, ठीक है। कॉमन वर्टेक्स, ठीक है, कॉमन पॉइंट में कॉमन वर्टेक्स से कॉमन पॉइंट जहाँ से ये एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है दोनों के लिए, दोनों एंगल के लिए पॉइंट के कॉमन, ठीक। अब उन्होंने बोला, ठीक है, एंड देयर नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑन डिफरेंट साइड ऑफ कॉमन। अब जो उनकी नॉन कॉमन आर्म है मीन्स ये नॉन कॉमन आर्म्स है, देखो ये अलग है, ये अलग है। कॉमन आर्म की क्या है, एक आर्म इस साइड है और कॉमन आर्म के दूसरी साइड नॉन कॉमन आर्म इधर है। ये कॉमन आर्म है, ये दोनों एंगल के लिए कॉमन है, और ये क्या है नॉन कॉमन। इस एंगल के लिए ये कॉमन की नॉन कॉमन आर्म है, और इस साइड के लिए ये है कि दूसरी नॉन कॉमन है। नॉन कॉमन मीन्स इन दो का इसका ना इससे कोई यूज़ है, इसका ना इससे कोई यूज़ है, ठीक है। मेन कॉमन क्या है, इसकी हेल्प से ये एंगल बन रहा है और इसकी इसी रे की हेल्प से ये बन रहा है, तो ये एक कॉमन आर्म है और ये दो नॉन कॉमन आर्म्स हैं, ठीक है। ओ बी एंड ओ ए आर नॉन कॉमन आर्म्स एंड ओ सी इज़ कॉमन आर्म, ठीक है। और कॉमन वर्टेक्स क्या है ओ, ठीक है। तो एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, टू एंगल्स आर सेड टू बी एडजेसेंट, दो एंगल तभी एडजेसेंट होंगे जब इफ़ दे हैव कॉमन आर्म, कॉमन आर्म मीन्स ओ सी, कॉमन वर्टेक्स मीन्स जहाँ से दोनों एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है ओ, और द नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑन डिफरेंट साइड ऑफ कॉमन, और उनकी जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं वो डिफरेंट साइड में होगी कॉमन आर्म की। डिफरेंट साइड मीन्स याली कॉमन आर्म की लेफ्ट साइड है और याली आर्म नॉन कॉमन आर्म इस कॉमन आर्म की इस साइड है, ठीक है। तो ये क्या है नॉन कॉमन, तो इन्हें बोलते हैं हम एडजेसेंट एंगल। तो एंगल बी ओ सी एंड एंगल ए ओ सी आर एडजेसेंट एंगल, दैट इज एंगल अल्फ़ाबेट में तो एंगल बी ओ सी और नंबरिंग में क्या एंगल 1, और वैसे ही एंगल ए ओ सी अल्फ़ाबेट में और नंबरिंग में क्या एंगल 2, तो एंगल 1 और एंगल 2 क्या है एडजेसेंट एंगल है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन इज लीनियर पेयर एंगल। लीनियर पेयर एंगल क्या होते हैं, टू एडजेसेंट एंगल, दो एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल मीन्स जिनमें कॉमन आर्म हो, कॉमन वर्टेक्स हो, और जो उनकी नॉन कॉमन आर्म हो वो क्या हो कॉमन आर्म के डिफरेंट साइड हो, ठीक है। तो टू एडजेसेंट एंगल आर सेड टू बी लीनियर पेयर एंगल इफ देयर नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑन अपोजिट रेस, द सम ऑफ द लीनियर पेयर एंगल इज इक्वल टू 180। और जो लीनियर पेयर का सम होता है वो हमेशा कितना होता है 180, ठीक है। लीनियर पेयर का सम याद रखना वो कितना होता है एंगल का 180। अब देखो लीनियर पेयर एंगल क्या होते हैं, एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल क्या है, टू एडजेसेंट एंगल्स आर सेड टू फॉर्म अ लीनियर पेयर एंगल इफ द नॉन कॉमन आर्म्स आर अपोजिट रे। जो उनकी नॉन कॉमन आर्म्स है वो क्या होनी चाहिए अपोजिट रे। अगर एक रे लेफ्ट में जा रही तो एक रे कहाँ जानी चाहिए राइट में। तो देखो ये एडजेसेंट एंगल है, ये तो कॉमन आर्म हो गई ओ सी, कॉमन आर्म है क्योंकि एंगल 1 भी इस कॉमन आर्म की हेल्प से बन रहा है और एंगल 2 भी इस कॉमन आर्म की हेल्प से बन रहा है। कॉमन वर्टेक्स क्या है ओ, जो ये रे ओ ए और ओ सी कहाँ मिल रही है, कहाँ से स्टार्ट हो रही है ओ से, वैसे ही रे ओ सी और ये ओ भी रे कहाँ से स्टार्ट हो रही ओ से। तो ओ तो हो गया अंदर कॉमन वर्टेक्स या कॉमन पॉइंट, कॉमन आर्म क्या हो गई ओ सी। अब ना मतलब जो उनकी नॉन कॉमन आर्म्स है वो अपोजिट रेज होनी चाहिए। अपोजिट रेज मीन्स जो एक ही डायरेक्शन में मूव करती है, ठीक है। क्योंकि रे का एक पॉइंट फिक्स होता है तो वो एक ही डायरेक्शन मूव करती है। तो नॉ अपोजिट रेज कौन सी हो गई, एक हो गई ए बी ए ओ और एक हो गई ओ बी। ओ ए तो जा रही है आपकी लेफ्ट में और ओ भी जा रही है आपकी राइट में, तो अपोजिट हो गई ना अलग। एक अपोजिट जा रहा है, एक ओ ए जा रहा है लेफ्ट और ओ बी का जा रहा है राइट, ठीक है। तो ये क्या हो गई नॉन कॉमन आर्म्स और जो क्या है अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, एक लेफ्ट एक राइट। अब उन्होंने थर्ड लास्ट लाइन थी द सम ऑफ लीनियर पेयर एंगल इज इक्वल टू 180। और जो लीनियर पेयर का सम होता है वो क्या होता है, का सम हमेशा कितना है किसके इक्वल टू होता है 180 के। मीन्स अगर आप एंगल 1 और एंगल 2 ऐड करोगे तो इनका सम कितना आएगा 180, ठीक है। 180 से ज़्यादा नहीं कि एक्जैक्ट 180 आएगा, ठीक। अब इसकी में आप कितनी और रे ड्रॉ कर दो अपोजिट, एक रे इधर एक रे इधर, तो सारे जितनी भी रेस बनी समझ लो हमने आप एक रे और बना चाहिए ये। अब यहाँ पे एंगल 3 आ गया, यहाँ पे एंगल 4 आ गया, तो एंगल 1 2 3 प्लस 4 सबका सम कितना आएगा 180 से ज़्यादा नहीं। चाहे इसमें इसमें कितने भी एंगल बने सारे एंगल का सम 180 के बराबर ही आएगा, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं। तो एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी इक्वल टू 180 मीन्स एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना देगा आपको 180, क्योंकि लीनियर पेयर एंगल का सम कितना होता है 180, ठीक है।